14 फरवरी वो तारीख जिसने एक मां की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अलका जैन ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो सामने जो दृश्य था उसने समय को जैसे रोक दिया था। उनका 15 साल का बेटा अभ्युदय अंदर लटका हुआ था। घबराई मां ने चीखते हुए उसे नीचे उतारा। पड़ोसियों की मदद से अस्पताल दौड़ी, लेकिन डॉक्टरों ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उस दिन गुना में एक बेटे की मौत हुई, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। जिस मां ने बेटे को खोया था वही अचानक पुलिस की नजर में आरोपी बन गई। घर की दीवारें, फंदा, मेडिकल रिपोर्ट सब सवाल बन गए। पुलिस को लगा कि क्या ये आत्महत्या नहीं हत्या हो सकती है, और फिर अलका जैन गिरफ्तार कर ली गई। एक मां जिसने बेटे की चिता की राख भी नहीं देखी थी, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। मामला बढ़ा तो विशेष जांच दल बना दिया गया। धीरे धीरे अभ्युदय की जिंदगी के दूसरे पहलू सामने आने लगे। कम होते नंबर, पढ़ाई का दबाव, अकेलापन, अंदर ही अंदर बढ़ता अवसाद। जांच टीम ने कहा मां के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, जिसके बाद खात्मा रिपोर्ट तैयार होती है। ऐसा लगा अब कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक आदेश जिसने सब बदल दिया। निचली अदालत ने रिपोर्ट खारिज कर दी। कुछ शंकाओं के आधार पर मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया गया। अब मामला सिर्फ मौत का नहीं रहा, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई बन चुका था। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, मेडिकल रिपोर्ट फिर पढ़ी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि आंखों में खून उतरना फांसी और गला घोटने दोनों में संभव है, यानी जिस आधार पर हत्या का शक बनाया गया था वह निर्णायक नहीं था। अदालत ने कहा कि निचली अदालत का फैसला कल्पनाओं पर आधारित था और उसी पर अलका जैन दोष मुक्त हो गई है। लेकिन रह गया सबसे बड़ा सवाल, मां निर्दोष साबित हो गई, मुकदमा खत्म हो गया, फाइल बंद हो गई, पर सच वह अब भी कहीं अधूरा पड़ा है। आईजी ग्वालियर के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके बाद में अब कहीं ना कहीं मां को न्याय मिला है। अभ्युदय जैन हत्याकांड की बात हम कर रहे हैं। अभ्युदय जैन का जो डेथ मिस्ट्री है वो अब कहीं ना कहीं सॉल्व होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर संभाग के आईजी अरविंद सक्सेना जी, जिन्होंने इस केस में काफ़ी मेहनत की है और एक एसआईटी का गठन करने के बाद में अब इस मामले का खुलासा किया है। जी सर, ये आपके द्वारा एक एसआईटी गठित की गई थी इस मामले में, टीम ने क्या पाया और उसी चीज़ को अब आगे हाईकोर्ट ने बढ़ाते हुए मां को काफ़ी देखिए 14 फरवरी 2025 को एक 15 वर्षीय बालक की लाश जो है उसके आवास पे संदिग्ध अवस्था में मिली थी, तो कोतवाली गुना में जो है मर्ग कायम हुआ था। उसके पश्चात 22 तारीख को इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। तो प्रथम दृष्टया जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य आई थी उसके आधार पे स्थानीय अधिकारियों ने मदर की अरेस्ट कर ली थी, और उसके बाद जो मदर से संबंधित रिलेटिव्स हैं उन्होंने मेरे स्तर पर और पुलिस मुख्यालय स्तर पर आवेदन दिए थे। इसके आधार पर मेरे द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें डीआईजी ग्वालियर रेंज और उनके अंतर्गत कुछ राजपत्रित और सीनियर इंस्पेक्टर्स मैंने रखे थे। उन्होंने पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट मेरे को सबमिट की, और विशेषकर उन्होंने उस फैक्टर को भी हाईलाइट किया जिसमें यहाँ की जो पीएम रिपोर्ट आई थी 3 डॉक्टरों की, और जो विशेषज्ञ मेडिको लीगल जो हमारे एक्सपर्ट और डायरेक्टर हैं उनसे ओपिनियन ली थी, उनमें डिफरेंस पाया गया। यहाँ जो 3 डॉक्टरों की पैनल रिपोर्ट आई थी उसमें इस प्रकार की ओपिनियन थी जो कि ये स्पष्ट कर रही थी कि ये जो मृत्यु है वो होमोसाइडल नेचर की हो सकती है, और उसमें स्पष्ट रूप से जो मेडिको लीगल डायरेक्टर हैं उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये सुसाइडल नेचर की ही मृत्यु है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य का और अधिक जो है इसमें विश्लेषण करने पर एसआईटी ने यह धारणा निकाली कि इसमें हत्या का अपराध का जो ऑब्जेक्टिव या मोटिव है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता, जो कि आवश्यक होता है किसी भी अपराध को स्थापित करने के लिए। तो जब ये रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत की गई तो मैंने भी उसका अवलोकन किया, और सारे फैक्टर्स के आधार पर जो 189 BNSS होता है कि इसमें जो बालक की मां है उसके खिलाफ हत्या का अपराध किया जाना स्थापित नहीं हो रहा है साक्ष्य के आधार पे, रेलेवेंट साक्ष्य के आधार पे, तो इनको अब रिलीज़ करा दें इन्हें और इनको मुक्त करा दिया जाए जो ये जेल में बंद हैं। और इस संबंध में जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके समक्ष 189 BNSS में रिपोर्ट विवेचक अधिकारी ने और जो एसआईटी टीम के प्रमुख थे उन्होंने प्रस्तुत की थी। थाना प्रभारी भी उसमें कॉन्करेंटली इन्वॉल्व थे और उन्होंने भी उसको प्रस्तुत कराया था। और फिर अंततः जो उसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली है, उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट एसआईटी ने दी है इससे वो संतुष्ट नहीं है, और उन्होंने अपने कारणों का उल्लेख देते हुए हत्या के अपराध की कॉग्निजेंस बालक की मां के विरुद्ध ले ली थी।
अब इसके पश्चात जो बालक की माँ है वो अपने परिजनों के थ्रू उच्च न्यायालय की शरण में गई। उच्च न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष को भी और जो उनके पक्ष को भी, जो पीड़ित पक्ष ने रखा उनको भी सुना गया। बाकी जो माननीय न्यायालय ने जिस बेस पे कॉग्निजेंस ली थी उन सारे तथ्यों का भी अवलोकन किया और समस्त विश्लेषण के पश्चात उनमें जो यहाँ की कॉम्पिटेंट कोर्ट है गुना, जिसने 302 में कॉग्निजेंस ली थी, उसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो है उसको क्वैश कर दिया माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ने। और उसके आधार पर अब जो बालक की माँ है वो उन्मुक्त हो चुकी हैं और वैसे भी वो अरेस्ट होने के पश्चात उनकी ज़मानत हो चुकी थी, लेकिन नेचुरली ट्रायल तो मतलब यहाँ पे प्रोसीडिंग्स में आ गई थी। तो उस पूरी जो उस बेस पे जो कॉग्निजेंस ली थी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने और उसके बाद जो प्रोसीजर चल रही थी वो सारी अब क्वैश हो गई हैं। तो एक प्रकार से अब उनको क्लीन चिट माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जो विस्तृत आदेश के तहत प्राप्त हो चुकी। एक अदालत का फैसला किसी को दोषी या निर्दोष जरूर ठहरा सकता है, लेकिन हर फैसला सच का आखिरी जवाब नहीं होता। गुना की इस कहानी में कानून ने अपना काम कर दिया। एक मां पर लगा आरोप मिट गया, सलाखें खुल गई, केस खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। आखिर 14 फरवरी की उस सुबह उस घर के अंदर हुआ क्या था? क्या ये एक मासूम जिंदगी का दबाव से टूटा हुआ फैसला था या फिर ऐसी सच्चाई जो अब हमेशा फाइलों के बीच दबकर रह जाएगी? क्योंकि अदालतें मुकदमे बंद करती है पर माँ बाप के दिल में चलने वाली सुनवाई कभी खत्म नहीं होती। गुना से आप तक खबर पहुंचाई विकास दीक्षित ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें।